हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लेक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखिए, हमने जब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो हमने वहाँ सीखे थे कि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हमें अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। बट समस्या ये है कि इन प्रोसेसेस की डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं। अब डायरेक्शन वर्ड से मेरा क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि मैं एक बात करता हूं कि हमारा जो टाइम है वो हमेशा पास से फ्यूचर की तरफ चलता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, द एरो ऑफ टाइम हमारा क्या है, द एरो ऑफ टाइम हमारा क्या है, हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर चलता है। क्या ये बात सही है? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रोसीजर हो रहा है पास्ट से फ्यूचर की तरफ, क्या ये फ्यूचर से पास्ट की तरफ भी चल सकता है? फ्यूचर से पास्ट की तरफ भी चल सकता है। तो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ये पास्ट से फ्यूचर की तरफ एक टाइम की डायरेक्शन है तो फ्यूचर से पास्ट की तरफ भी एक टाइम की डायरेक्शन हो सकती है। यूनिवर्सल लॉ इसके लिए कोई डिनायल शो नहीं करते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है इन रियल लाइफ? अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं अपनी एज कम कर लूंगा, मेरी एजिंग होगी ही नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि प्रोसेस हो तो रहा है, वो तो सही बात है, लेकिन उस प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, प्रोसेस की डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या जो प्रोसेस हमने लिखा है बोर्ड पर, ये फ्यूचर से पास्ट वाला, क्या ये फिजिबल प्रोसेस है? हो सकता है ऐसा? अलाउड प्रोसेस है कि नहीं है? तो ये हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं समझा सकता। तो फर्स्ट चीज जो हमें आई पता चली वो ये है कि प्रोसेस के बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बता रहा है, लेकिन प्रोसेस की डायरेक्शन के बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कोई जानकारी नहीं देता। इतनी बात क्लियर है सबके? दूसरा जो सवाल मेरा है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। और इसके कारण, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होने के कारण सिस्टम को दी गई सारी हीट सिस्टम के वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि इसको और डीपली थोड़ा समझें तो अगर मैं कोई पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लूं और उसके अंदर कोई गैस को फिल करूं, और अगर इस प्रोसेस को मैं आइसोथर्मली कंडक्ट करा रहा हूं, कैसा कंडक्ट करा रहा हूं? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली कंडक्ट कराने का मतलब है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो होगा। तो इस प्रोसेस में दी गई सारी हीट वर्क डन के क्या होगी? बराबर होगी। क्या ये चीज पॉसिबल है कि दी गई सारी हीट पॉजिटिव वर्क डन आपको निकाल के दे सके? मैं समझाता हूं क्यों ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब भी हम किसी सिस्टम को किसी सिस्टम के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा रहे हैं गैस का, और उसके अंदर हम उसे क्यू हीट दे रहे हैं, आइसोथर्मली होने के कारण डेल्टा ई जीरो होगा, जिस वजह से जो दी गई हीट है वो वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम को हीट देना शुरू करता हूं, होगा क्या? ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि गैस जो है वो पिस्टन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी पी। और जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन भी इस P और वॉल्यूम में आई चेंज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन पिस्टन पे लगने वाले प्रेशर में क्या होगी? कमी आने लगेगी। और जैसे ही प्रेशर में कमी आने लगेगी तो जो वर्क डन है उसके अंदर भी कमी आने लगेगी। वर्क डन उतना नहीं होगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट का क्या हुआ है, यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां पर लूज हो गई है, निकल गई है। तो इस बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें कोई जानकारी नहीं देता। तो ये दो बिग क्वेश्चन थे जिसकी वजह से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इनफ है हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस को देख के लगता है कि नहीं, हमें एक और लॉ की जरूरत है। तो यहां से हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजों के बारे में गौर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चीजें क्या है? जैसे हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो हमारे सामने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था डेल्टा ई। और डेल्टा ई को या डेल्टा यू को हमने बोला था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी माने आंतरिक ऊर्जा। तो यहां सेकंड लॉ को समझने से पहले भी हमें उन दो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो पिछले स्लाइड्स में हमने समझे। हमारा सवाल ये था कि क्यों प्रोसेस की डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं पहले लॉ से। समस्या ये थी कि टाइम जो है वो पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है, क्या ये टाइम फ्यूचर से पास्ट की तरफ भी आ सकता है? तो जवाब था यूनिवर्सल लॉज इसके बारे में कोई डिनायल नहीं देते, ये प्रोसेस हो सकता है। तो फिजिकली हमें ये प्रोसेस देखने को क्यों नहीं मिलता? तो उस सवाल का जो जवाब है वो निकल कर आता है एक नई क्वांटिटी जिसे मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंट्रोपी से। और ये जो एंट्रोपी है ये यूनिवर्स के 90% 95% इंसिडेंट्स का जवाब देने के लिए सक्षम है। ये यूनिवर्स में होने वाली 95% तक की घटनाओं को परिभाषित कर सकती है, डिफाइन कर सकती है। इसमें इतनी ताकत क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा एंट्रोपी में डाइव करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी चीज क्या है। तो एंट्रोपी केवल एक वर्ड, वन वर्ड से डिफाइन हो सकती है जिसका नाम है रैंडमनेस। रैंडमनेस। अब रैंडमनेस का मतलब क्या है? रैंडमनेस को हिंदी में बोला जाता है बिखराव, बेतरतीबी। बेतरतीबी का मतलब है कि कोई चीज, कोई सिस्टम कितना बिखरा हुआ है, कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसका मेजरमेंट अगर हम निकाल लें तो एक्चुअल में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया, ठीक है, और इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के यहाँ पर इस पार्ट में मैंने क्या कर दिया? गैस को फिल कर दिया। और इस गैस का कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ भी किसी भी वे में ये ऑर्गेनाइज हो सकती है। अब मैंने क्या किया? इसको हीट देना शुरू किया, क्यू। अब क्यू को इंट्रोड्यूस कराते ही सबसे पहली चीज क्या होगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हमारी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे? रैंडम मोशंस करने लगेंगे। रैंडम मोशन के कारण मॉलिक्यूल्स अगर पहले ऑर्गेनाइज थे भी तो अब कैसे वे में हो जाएंगे? डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और डिसऑर्गेनाइज होने का मतलब यह है कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब यह है कि यहां पर एंट्रोपी की बात की जा सकती है, क्योंकि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर्डनेस, डिसऑर्गेनाइज्डनेस या फिर रैंडमनेस। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि एंट्रोपी क्या है। लेकिन अभी भी हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि हमारा वो पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट वाला कॉन्सेप्ट एंट्रोपी से कैसे रिलेटेड है। तो यहां पर एक मैं लाइन आपको बोलता हूं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है इस लाइन का? कि हमारे जो यूनिवर्स है वो जब शुरू हुआ होगा तब ज्यादा ऑर्गेनाइज था, और धीरे 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 उसके अंदर डिसऑर्गेनाइजनेस ज्यादा, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती जा रही है। डिसऑर्डरनेस ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती हुई जा रही है। यानी कि अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो जो भी प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, वो सभी प्रोसेस यूनिवर्स को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स उनको अलाउ करता है। अगर मेरी एजिंग हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसका मतलब क्या है? कि मेरी बॉडी डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही है। डिसऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब यह है कि मैं पहले ऑर्गेनाइज था जब मैं छोटा बच्चा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं डिसऑर्गेनाइज्ड होता चला जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी एंट्रोपी भी बढ़ती जा रही है, जो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी को फॉलो कर रही है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। एक तरीके से यहां से हम, वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने अपनी बुक
द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसके अंदर ये लिखा भी था द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये भी एक बहुत ही खतरनाक जो है विषय है समझने का, और इसको भी हम एंट्रोपी से बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि एक कमरा था, उस कमरे को अपन ने क्या कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया, जमा दिया। अब इवेंचुअली होगा क्या, थोड़े टाइम बाद वो कमरा अपने आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उस वो जो कमरा डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ है वो इवेंचुअली अपने आप हुआ है, एक टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। अगर उस कमरे को वापस ऑर्गेनाइज करना है तो मुझे एक एक्सटर्नल एजेंट यानी कि मेरी जरूरत पड़ेगी कि मैं उस कमरे को जाऊं और ठीक करूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बिग बैंग थ्योरी जब हुई थी हमारी, तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर जब हमने टाइम डिसाइड किया था, सो इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी जब हुई, तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या था कि बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है। तो उन पॉसिबिलिटीज में, पॉसिबिलिटीज के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ आया, डिसऑर्डर्डनेस। अगर मैं एक बात करूं कि सपोज करो कि लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए ये पैटर्न जरूरी है, एक मिनट, ये डॉट्स का ये ऐसा पैटर्न जरूरी है, तो इस पैटर्न का ऐसा पैटर्न होगा तभी लाइफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये पैटर्न अपने आप क्रिएट हो जाए जिसके कारण लाइफ बन रही है। लेकिन अगर गौर से देखो अपने प्रीवियस एग्जांपल में जहां हमने टेबल को अपनी ऑर्गेनाइज किया था, तो टेबल की एंट्रोपी हमने कम करी थी। हमने कम करी थी का मतलब क्या है कि टेबल की मतलब हमारे रूम की एंट्रोपी तो बढ़ी रही थी लगातार, इवेंचुअली रूम और डिसऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड हो रहा था। लेकिन जब हमने एफर्ट किया तो वो वापस ऑर्गेनाइज्ड हो गया। यानी कि अगर ये पैटर्न अपने आप एग्जिस्ट होगा, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे हमने टेबल की एंट्रोपी कम करी, ऐसे ही इस पैटर्न को भी किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बनाया गया हो। अब वो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी चीज हो सकती है, जिसको हम आज अभी हम अपने लेवल पर गॉड कह देते हैं। तो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किताब है, उसके अंदर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी समझाया गया है डीपली, अगर आप पढ़ोगे। चलो, ये तो चीज हो गई एंट्रोपी के बारे में, और थोड़ा टॉपिक पर आते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें ये बताता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमेशा वो प्रोसीजर्स, वो प्रोसेस ज्यादा फिजिबल होंगे या ज्यादा मोर हमें दिखेंगे इन द यूनिवर्स होते हुए, जिन प्रोसेस के अंदर स्टेट 1 से स्टेट 2 के अंदर एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी। अब अगर मैं और बात करूं कि एंट्रोपी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए कई सारे स्टेटमेंट्स लोगों ने प्रोवाइड किए। उसमें से जो पहला स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था केल्विन स्टेटमेंट। और जो केल्विन है, और एक स्टेटमेंट था क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इन दोनों ने क्या किया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिए और अपनी बात को रखा कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जो केल्विन ने बताई कि कोई भी हीट इंजन, जैसे कि सब हीट इंजन के बारे में मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सा, तो हीट इंजन का मतलब ये है कि हम हीट प्रोवाइड करें और क्या है उससे हीट उसको प्रोवाइड करें सिस्टम को, और हमें क्या मिले, वर्क डन मिले। तो किसी भी सूरत में जो Q है, प्रोवाइडेड हीट है, वो W के बराबर नहीं होगी। कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा। ऐसा प्रॉपर कन्वर्जन किसका, हीट का वर्क में पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन ने ये स्टेटमेंट दिया अपने थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ को समझाने के लिए कि जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हीट हम प्रोवाइड करें इन आइसोथर्मल सिस्टम वो पूरा का पूरा वर्क में बदल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो हमारा दिया था क्लॉसियस ने, और क्लॉसियस ने हमें क्या बताया था